all the viewers. This is our central banking part. In this topic we will discuss about the central bank, what is central bank, its definition and the functions performed by a central bank, and we will also go through the RBI, that is our central bank of India. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल हम लोग मीनिंग की बात कर लेंगे कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। तो एक जनरल मीनिंग हम देख लेते हैं सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक कोई भी हो, चाहे इंडिया का हो चाहे अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, तो सेंट्रल बैंक इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स रेगुलेट्स। ये चारों वर्ड जो हैं सबके अपने अपने अलग अलग मीनिंग्स हैं। कंट्रोल, रेगुलेट्स, मॉनिटर्स एंड डेवलप्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन में 4 वर्ड्स का यूज़ किया गया है, यानी कोई भी एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स मतलब होता है हेड इंस्टीट्यूशन, विच कंट्रोल्स, रेगुलेट्स, मॉनिटर्स एंड डेवलप्स। कंट्रोल्स मीन्स व्हाट, कि इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, पहली बात। दूसरी बात, रेगुलेट्स मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय दिस एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर द बैंकिंग सिस्टम। थर्ड बोला गया मॉनिटर्स, मॉनिटर्स मतलब इट रेगुलरली वॉचेज the work performed by the banking system of a country. And develops means it provide facilities for the development of the banking system of any country. तो ये पूरा हमारा डेफिनेशन हो गया है, कंप्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन का मतलब इस डेफिनेशन में सारी चीज़ें हमारी क्लियर हैं कि कोई भी एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो कि कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, मॉनिटर करे, डेवलप करे, किसको, तो सारे बैंकिंग, एंटायर मतलब सारे बैंक, यानी कि कुछ बैंकों की बात नहीं की जा रही, इसके अंदर प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन बैंक्स, सारे के सारे बैंक्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अब कंट्रीज़ बेसिस पे देखा जाए तो इंडिया के पास अपना सेंट्रल बैंक है विच इज़ नेम्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सब ने देखा होगा, सब ने सुना होगा, सारे नोट पे छपा ही रहता है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ वी आर गोइंग विद अ स्मॉल हिस्ट्री ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी इंडिया में किसी भी चीज़ को बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक्ट शुड बी पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो इसका आरबीआई एक्ट पास हुआ था। आरबीआई एक्ट वाज पास इन 1934। आरबीआई एक्ट क्या है, तो इसके सारे जो भी मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं, मोडस ऑपरेंडी इसको बोलते हैं, तो मोड ऑफ ऑपरेशन जो भी होगा इस किसी भी अपने यहाँ के आरबीआई का, वो सारा कुछ इस आरबीआई एक्ट में ही लिखा रहता है। फिर अब बना कब, तो ये बना है, आरबीआई वॉज फाउंड या इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ था, इनकॉर्पोरेटेड तो 1 अप्रैल 1935, यानी 34 में इसका एक्ट बना, जिसमें इसके सारे क्या मोड्स ऑफ ऑपरेशन होंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, कैसे क्या करेगा, वो सब इस एक्ट में लिखा हुआ। उसके बाद फिर 1 अप्रैल 1935 को ये इनकॉर्पोरेट हुआ। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हमारी ये है कि ये नेशनलाइज कब हुआ। नेशनलाइज मतलब इसको राष्ट्रीयकरण कब इसका हुआ, तो नेशनलाइज्ड ये होता है 1 जनवरी 1949 को। तो ये 3 बातें हैं, तीनों बातें अपने को याद रखनी है। पहला तो आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था 1934 में, इनकॉर्पोरेट कब हुआ था तो 1 अप्रैल 1935 को, और नेशनलाइज कब हुआ था तो 1949, 1 जनवरी 1949। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आरबीआई हमारा इतना ही है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है फंक्शंस। नाउ वी हैव टू सी अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक को हम कंबाइंड टर्म में लेते हैं, सिंगल टर्म में हम अपने लिए क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो इसके कुछ ज़्यादा नहीं, 4-5 फंक्शंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन हम देख लेंगे, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री इंक्लूडिंग आवर आरबीआई ऑल्सो इज़ द प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बैंक ऑफ इशू फंक्शन।
बैंक ऑफ इशू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इट हैज़ द सोल अथॉरिटी, यानी इसके पास क्या है, इट हैज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग नोट्स, यानी इसके पास पूरा अधिकार इसी के पास है नोट छापने का, और बाकी इस पूरे अपने इंडिया में किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। सोल अथॉरिटी मतलब इकलौता पावर इसी को दिया गया है पूरे नोट छापने का। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि सारे डिनोमिनेशन के नोट्स, जो भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो, इसमें से 1 रुपए के नोट को छोड़कर एंड कॉइन्स को छोड़कर, यानी इसको मैं लिख दूँ एक्सेप्ट ₹1 नोट्स एंड कॉइन्स, इसको कौन छापता है, तो इसको हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है 1 रुपए के नोट्स को और बाकी सारे कॉइन्स को ये छापती है। और बाकी रेस्ट जितने बचे हैं, तो बचे कितने हैं, तो बचे हैं आपके 2 रुपए से लेके ₹2000 तक के नोट्स जो होते हैं, पेपर नोट्स या पेपर करेंसी, दैट ऑल इज़ सर्कुलेटेड बाय द आरबीआई। ये सारा जो है ये कौन करेगा, ये सारा आरबीआई के करते हैं। इसीलिए सब पे साइन भी किसका होता है, तो इन सब पे साइन जो होता है वो आरबीआई के गवर्नर का होता है। बट इन ₹1 नोट द साइन इज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछता है कि 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है, तो साइन किसका होगा, तो साइन के लिए हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस फंक्शन, बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ आस्क्ड। तो पहली बात बताएगी कि एडवांटेजेस में पहला चीज़ हम देखेंगे कि इससे क्या होगा, इससे यूनिफॉर्मिटी होगी, यूनिफॉर्मिटी इन नोट्स सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या होगा, एक एक पॉइंट डीप में हम लोग समझ रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता, समानता का मतलब होता है कि एक जैसा। अब मान लीजिए आरबीआई जैसे कई सारे 4-5 और ऑर्गेनाइजेशन हो, तो अब 4-5 ऑर्गेनाइजेशन अगर नोट छापेगी तो जो नोट आरबीआई छाप रही है और जो नोट बाकी ऑर्गेनाइजेशन छापेंगी वो कहीं ना कहीं डिफर हो जाएगा, फिर यूनिफॉर्मिटी यानी समानता उनमें नहीं रह जाएगी। तो इसलिए जब एक आदमी ही नोट छापता है तो देयर इज़ ऑलवेज यूनिफॉर्मिटी इन द सर्कुलेशन। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे पब्लिक का फेथ रहता है, मतलब फेथ मतलब हो गया आपका पब्लिक का भरोसा रहता है, क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूशन है तो हम उस पर ट्रूली ट्रस्ट करते हैं, आंख बंद करके हम ट्रस्ट करते हैं कि जो भी नोट्स आ रहे हैं वो सही हैं, और आरबीआई है तो सही है। तीसरी बात हम देखेंगे इसमें इसके एडवांटेज में, वो होता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है स्थिरता, स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी जो करेंसी की इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू होती है उसमें भी क्या रहेगा, स्टेबलाइजेशन होगा। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें स्थिरता मेंटेन रहेगी। अगर वही चीज़ 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस और होती जो इस काम में लगी रहती तो शायद ऐसा ना होता। तो 3 हमारे एडवांटेज होगा। पहला तो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी एक आदमी के नोट छापने की वजह से, जो कि क्या है आरबीआई हमारा सोल अथॉरिटी, हमने पहले ही बात किया, तो सोल अथॉरिटी ये है, इस वजह से हमारा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट पब्लिक का फेथ रहेगा, और थर्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू, यानी जो वैल्यू होगी हमारी करेंसी की उसको इंटरनली भी फिक्स रहेगी एंड देन इट इज़ ऑल्सो फिक्स ऑफ एक्सटर्नली ऑल्सो। देन दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। देन मूविंग टू द टूवर्ड्स द सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन हमारा हो जाएगा बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है बैंकर, गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर काम करती है। इसको अदरवाइज हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट्स बैंक फंक्शन भी कहा जाता है। इसी सेम फंक्शन को 2 नाम से पूछा जा सकता है, तो दोनों नाम के बारे में अब हम देख लेते हैं थोड़ा कि इसके बारे में क्या क्या चीज़। इसमें 3 चीज़ें बताएगी। पहला तो ये जब बैंकर टू द गवर्नमेंट के बेसिस पे काम करता है तो 3 चीज़ें करता है। पहला क्या करता है, तो पहला ये एक्ट करता है एज अ बैंकर। अभी तीनों को हम डीप में देख लेते हैं। एज अ बैंकर, दूसरा एक्ट करता है एज एन एजेंट, और तीसरा एक्ट करता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अब तीनों को हम देख लेते हैं कि क्या क्या है तीनों।
पहला है एज अ बैंकर। बोला गया कि पहले हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं, इस पॉइंट को। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर काम करता है। तो पहला जो इसमें पॉइंट है एज अ बैंकर, तो एज अ बैंकर का मतलब क्या हो गया कि जितने भी, यानी जो आरबीआई होता है, आरबीआई कैरीज ऑल बैंकिंग एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जितना पैसा होगा सारा कुछ कहाँ डिपॉजिट होगा, तो वो किसी कॉमर्शियल बैंक में नहीं रहता, यानी एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब बैंक्स में नहीं होता। कहाँ होता है? बशर्ते आरबीआई में जमा होता है। तो आरबीआई जैसे हमारे लिए बैंक कौन है? हमारे लिए बैंक एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब है। उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए बैंक जो होता है वो आरबीआई होता है। तो आरबीआई का सारा मतलब, आरबीआई में सारा पैसा गवर्नमेंट का डिपॉजिट होगा। गवर्नमेंट का मतलब सरकार का। दैट डजेंट मीन्स द मनी ऑफ एनी मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और पीएम। केवल और केवल जो सरकारी फंड होता है, जो ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट होती है, वो यहाँ जमा होगी। किसी पर्सनल अकाउंट यहाँ पर नहीं खोला जाता कभी भी, ये बात याद रहे। पर्सनल अकाउंट्स आर ऑलवेज ओपन इन द कॉमर्शियल बैंक, यानी जितने एमपी एमएलए हैं, यहाँ तक कि सबके अकाउंट जो है कॉमर्शियल बैंक्स में ही ओपन होंगे, ना कि आरबीआई में। सेकंड, आरबीआई एक्ट एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट। अब एजेंट के रूप में गवर्नमेंट के लिए क्या काम करेगा? तो जितने भी पब्लिक डेट होते हैं, सारे पब्लिक डेट को ये क्या करता है? मैनेज करता है। कौन? तो आरबीआई मैनेज करेगा हमारे लिए। बाकियों के लिए, बाकी देशों के लिए उनका जो सेंट्रल बैंक होगा, जो भी नाम उन्होंने रखा होगा, वो मैनेज करेगा। हमारे लिए आरबीआई मैनेज करेगा। तीसरा बोला गया एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का मतलब क्या हो गया कि आरबीआई क्या करेगा? गिव्स एडवाइसेस ऑन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और मॉनेटरी मेजर्स होंगे, मॉनेटरी मैटर्स जो भी होंगे, उससे रिलेटेड अगर गवर्नमेंट को कोई भी सलाह चाहिए, दैट एडवाइस इज़ गिवन बाय द आरबीआई गवर्नर, या आरबीआई की जो पैनल बैठती है वो सारे लोग गवर्नमेंट को उसके रिलेटेड एडवाइस देते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई। पहला एज अ बैंकर, देन एज एन एजेंट, एजेंट के नाम पे पब्लिक डेट मेंटेन करता है आरबीआई गवर्नमेंट का, एंड देन एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मतलब समय समय पे गवर्नमेंट को फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एडवाइसेस भी ये देता है। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारे बैंकर्स बैंक फंक्शन है। इसमें 3 पॉइंट्स हमारे पास मेन होते हैं: कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो एक एक करके हम तीनों को देख लेते हैं कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कैसे बैंक करता है। तो बैंक, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कीप्स द सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर ऑफ ऑल सीबी में यहाँ लिख देना। सीबी का मतलब हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स। जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, सारे कॉमर्शियल बैंक को दे हैव टू सबमिट सम अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो टू द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। ये हो गया कि कस्टोडियन मतलब हो गया रखने वाला। तो रखता क्या है? तो कैश रिजर्व को रखता है ये सारे बैंकों के। देन द नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब कि अगर जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, यानी इफ़ द कॉमर्शियल बैंक्स, या फिर सीबी में यूज़ कर देना, इफ़ द कॉमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, अगर उनकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि लोन वगैरह, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, जितने भी उनके पास अवेलेबल सोर्सेज वहाँ से अगर फेल कर जाता है, उनको नहीं मिलता है पैसा, देन आरबीआई हेल्प्स। यानी देन मतलब लास्ट में मदद कौन किया? तो लास्ट में मदद हमारा आरबीआई करता है। यानी सारे जो उनके अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, सबसे अगर वो किनारे हो जाएंगे, देन द लास्ट हेल्प विल बी प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई। उसके बाद तीसरा हमारा है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है कि जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, अब जैसे कि सारा हमने पढ़ा है कि सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्ड किसके पास होती हैं? सारा चीज़ हम लोग रखते हैं किसके पास? तो आरबीआई के पास रखते हैं सारे कॉमर्शियल बैंक। तो सारे कॉमर्शियल बैंक जब इसमें रखते हैं, तो जो भी क्लेम होते हैं, सेटल द क्लेम बिटवीन कॉमर्शियल बैंक। कैसे? तो क्योंकि जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं,
जितने भी अकाउंट्स होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के, ये सब आरबीआई से अटैच्ड होते हैं। तो आरबीआई के पास क्या होता है, पावर होता है टू डेबिट और क्रेडिट इनटू द अकाउंट्स, यानी उनके अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट काम करने वाला आरबीआई भी कर सकता है। तो उससे डायरेक्टली इट कैन क्लियर द सेटलमेंट प्रोसेस इनटू द कॉमर्शियल बैंक्स अकाउंट। ठीक, तो ये हमारे हो गए तीन के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कस्टोडियन का मतलब होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स, इसको फॉरेन एक्सचेंज ऐसे पढ़ा जाता है। तो पूरा का पूरा जो फॉरेक्स है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो सारा का सारा अब आरबीआई क्या करता है, तो आरबीआई होल्ड्स और कीप्स हम लिख सकते हैं, इट कीप्स द स्टॉक ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड का सारा खजाना, एंड फॉरेक्स का रिजर्व, यानी फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है ये सारा भी कौन रखता है, तो आरबीआई अपने पास रखता है। और इसको कब यूज़ करते हैं, ये इमरजेंसी टाइम में इसको यूज़ करने के लिए, या फिर इमरजेंसी टाइम में यूज़ करने के लिए, या फिर अगर डेफिसिट हो गया है हमारे बीओपी में तो उस टाइम इसको यूज़ किया जाता है, जो भी यहाँ पे गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज जो भी रखा गया है इसको, या फिर हम ट्रांजेक्शन वगैरह करने के लिए भी कभी कदार इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 4। अब हम देखते हैं लास्ट जो कि 5वां है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब आरबीआई जो है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का भी काम करता है, कैसे, तो वो देखते हैं हम। अब कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि क्रेडिट या मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई जितनी भी इकोनॉमी में है, हम लोग मनी सप्लाई पढ़ चुके हैं, मनी सप्लाई क्या होता है, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई ईजिली परफॉर्म करता है बाय दिस फंक्शन, ये 5वां फंक्शन के तरफ से। अब होता क्या है कि जितने भी नोट छपते हैं ये पूरा सोल अथॉरिटी होता है, तो सोल अथॉरिटी होने के कारण इसके पास जो पावर होती है वो मैक्सिमम पावर होती है इसके पास, कि ये आराम से इजी वे में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, और बाकी कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, या ये करेगा या डायरेक्ट गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये क्या करता है, इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इट मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी, यानी क्या बनाता है, ये बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है इसका हम लोग डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कैसे बनता है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से ये मनी सप्लाई को या फिर क्रेडिट को कंट्रोल करता है हमारे इकोनॉमी में, पूरे इकोनॉमी में किस तरीके से मनी सप्लाई है उसको पूरा ये कंट्रोल करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हमारा इसी पे है, केवल और केवल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पे। फंक्शंस हमारे ख़त्म हो गए, उसके बाद कई सारे और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इसमें होते हैं, जैसे कुछ लोग कई सारे बुक्स में लिखा हुआ है कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में ये होता है, फिर इट प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिकल डाटा वगैरह ये प्रोवाइड करता है, ऐसा कई कई जगह लिखा है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी का जो इंडिकेटर होता है ये, यानी बताएगा कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं ग्रो कर रही है, और बाकी स्टैटिस्टिकल डाटा, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डाटा रिगार्डिंग द बैंक्स एंड द इकोनॉमी। ठीक, तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।